गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग आरोह भाग 2 काव्यखंड की पहली कविता का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको अवगत है कि आपके पाठ्यक्रम में 2 पुस्तक हैं, जिसका पहली पुस्तक का नाम है आरोह और दूसरी पुस्तक का नाम है वितान। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पहली पुस्तक आरोह भाग 1 का अध्ययन किया था, तो आज हम लोग आरोह भाग 2 की पहली कविता जो है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जिस प्रकार अगर हम गद्यखंड को व्यक्ति का शरीर कहें तो काव्यखंड जो होता है वो व्यक्ति की आत्मा के समान होता है। तो आत्मा बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। उसी प्रकार का जो हिंदी साहित्य है कविता के बिना, काव्य के बिना अधूरा है। उसी संदर्भ में हम देखेंगे, कहती है ये दुनिया अब हार मान जा, कहती है ये दुनिया अब हार मान जा, उम्मीद पुकारती है बस एक बार और सही। दुनिया जो है हर परिस्थिति के सामने नतमस्तक हथियार डाल देने की प्रेरणा देती है, लेकिन उम्मीद जो है हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करती है, वो हमें अंदर ही अंदर प्रेरित करती है। तो आइए, स्वागत है आपका। आज हम लोग आरोह भाग 2 के काव्यखंड की जो प्रथम कविता है आत्मपरिचय उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम कोई भी कविता का अध्ययन करने से पूर्व सबसे पहले हम कविता के जो रचनाकार यानी रचयिता होते हैं उनके रचयिता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि ये रचना किसके द्वारा रचित है। क्या आप सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि आत्मपरिचय नामक कविता किसके द्वारा रची गई है? तो आइए हम लोग जानते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित यह कविता है आत्मपरिचय। तो सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन की हम जीवनी का अध्ययन करेंगे, उनके जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। हरिवंश राय बच्चन, ये जो आत्मपरिचय प्रथम कविता है उनके रचनाकार का नाम है। ये हिंदी के छायावाद उत्तर युग के बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार की श्रेणी में आते हैं। इनका जन्म सन 1907 इलाहाबाद, जो कि इस समय अभी इसका नाम बदल के प्रयागराज रख दिया गया है। तो हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 इलाहाबाद में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं, जन्म के साथ साथ हम इनका मृत्यु भी निधन लिखा हुआ निधन, इनका निधन सन 2003 18 जनवरी 2003 मुंबई में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मधुशाला। इनके द्वारा बहुत ही प्रसिद्ध रचना है मधुशाला, जो 1935 में रचना की गई थी। मधुबाला, जिसकी रचना 1938 में की गई थी। मधुकलश 1938 में। निशा निमंत्रण जिसका एक गीत आप दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वो आपके पाठ्यक्रम में दी गई है। तो निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, अकुल अंतर, मिलन यामिनी, शत तरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये सभी जितनी भी रचनाएं अभी तक हमने पढ़ा, ये सभी रचनाएं जो हैं काव्य संग्रह हैं। ये सभी कविता के फॉर्म में, कविता के रूप में लिखी गई हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये आत्मकथा के 4 खंड हैं। इनके जो आत्मकथा है उस आत्मकथा के 4 खंडों में इसको बांटा गया है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये सभी आत्मकथा है इनकी। हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ, ये सब इसका इन्होंने अनुवाद किया दूसरी भाषा से, इन्होंने हिंदी में इसका ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया है। प्रवासी की डायरी, यह एक डायरी वृत्तांत रचना है। इनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। वाङ्मय का मतलब होता है साहित्य। बच्चन जी द्वारा रचित जो पूर्ण उनका साहित्य है, वो पूरा साहित्य बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में, अलग अलग खंडों में प्रकाशित किया गया। इनका निधन सन 2003 मुंबई में हुआ।
इनकी कविता की एक प्रसिद्ध लाइन है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। चलने से पूर्व रास्ता पहचान लीजिए कि किस पथ पे आप चल रहे हैं। जो आपका पथ है वो पथ सही है कि नहीं। अगर आपका पथ सही है तो आप उस निरंतर गति के साथ आगे बढ़ते रहिए। अगर आपका पथ सही नहीं है तो आप सही दिशा की ओर आगे बढ़िए। सन 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों में भी संबद्ध रहे हैं। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे हैं। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उस समय जब देश जो है युद्ध की विभीषिका से गुजर रहा था, सभी लोग विक्षुब्ध थे, दुखी थे, सभी का मन व्याकुल था। ऐसे समय में सबके हृदय की भावनाओं को उन्होंने एक वाणी प्रदान की। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिकता, वक्रता की बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशिक्त गेय शैली में अपनी बात कही। छायावाद की लाक्षणिकता अर्थात मतलब छायावाद की जो प्रमुख विशेषता है लाक्षणिकता, इसमें जो है इसमें संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और श्रृंगारिकता, छायावाद की सबसे प्रमुख प्रधानता होती है श्रृंगारिकता। लाक्षणिकता होती है कहने का कहने का शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है, उसका लाक्षणिक अर्थ कुछ और होता है। तो उन्होंने इनसे अलग हटके, इससे इतर छायावादी जो साहित्यिक विशेषता थी, इससे अलग हट करके इन्होंने वक्रता मतलब टेढ़ा टेढ़ा सीधी संस्कृतनिष्ठ या इस प्रकार कहें कि क्लिष्ट भाषा से हटके इन्होंने सीधी सादी और जीवंत भाषा का प्रयोग किया। अपनी बात आसान शब्दों में हम कहें तो इन्होंने अपनी बात को बहुत ही सरल शब्दों में कहा ताकि सबके लिए आसानी से ग्राह्य हो सके। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति को ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। जो उन्होंने जीवन में महसूस किया, जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव प्राप्त किए, वो सभी उन्होंने कविता के रूप में प्रकट किए। यह विशेषता हिंदी काव्य सागर में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। हिंदी काव्य साहित्य में या हिंदी संपूर्ण साहित्य में, काव्य साहित्य ही नहीं कहेंगे, इनके द्वारा रचित आत्मकथा गद्य खंड भी है। तो इसी संदर्भ में इनकी जो काव्य सागर है, तो इनको जो ख्याति मिली, इनकी जो लोकप्रियता मिली, वो बहुत ही इसका मुख्य कारण ये है कि इन्होंने सरल से सरल शब्दों में और इनके जीवन की ईमानदारी और इनके जीवन की जो सच्चाई है, इनकी कविता में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। मध्ययुगीन फारसी के कवि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही फेमस कवि हैं, विख्यात कवि हैं। उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन जी के प्रारंभिक कविता विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। कहने का अभिप्राय कि मध्ययुगीन में बहुत ही फेमस एक फारसी के कवि थे उमर खयाम, जिनसे इनका व्यक्तित्व सिमिलर है, मिलता जुलता है। तो जैसे उमर खयाम के उसमें मस्ती पर मस्त मौला व्यक्तित्व है, उसी तरह हरिवंश राय बच्चन जी का भी जो व्यक्तित्व है, ये पूर्णतः मस्त मौला वाला व्यक्तित्व है। मधुशाला को अभिव्यक्त करते हुए लिखा गया कि जीवन एक तरह का मधु कलश है। जीवन एक तरह का मधु कलश है और दुनिया मधुशाला है। दुनिया जो है मधुशाला मतलब जैसे शराब होता है, उसी तरह से मधुशाला को व्याख्या की गई। दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी है और कविता वह प्याला है जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें। तो जिस प्रकार दुनिया को मधुशाला की संज्ञा दी गई है कि जैसे शराब होता है, शराब
कुछ लोग को बहुत टेस्टी भी लगता है। शराब, जैसे शराब में, हमारे कहने का अभिप्राय, शराब में एक नशा होता है, तो वो कड़वी यादें, जीवन में भी कड़वी यादें भी होती हैं, कुछ मीठी यादें भी होती हैं। तो जिस तरह एक शराबी जो होता है शराब पीने के लिए पूरी तरह से बेसब्र होता है और उसके नशे में वो पूरी तरह से चूर रहता है, उसको देश दुनिया किसी चीज़ का कोई भान नहीं होता, उसी प्रकार जो कवि होता है वो कविता जब रचना करता है तो उसको दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है उसको इसकी कोई परवाह नहीं। तो कवि ने हमें इसी प्रकार प्रेरित किया कि हमें भी अपने जीवन में एक एक घूंट, चाहे वो यादें, ज़िंदगी की यादें चाहे कड़वी हों या मीठी हो, हमको जो होता हमें उसको सहर्ष रूप में स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। सूफियाना का मतलब कि हम जब प्रेम के माध्यम से ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग खोजते हैं, प्रेम को अपना रास्ता बनाते हैं ईश्वर तक पहुँचने का, तो ये सूफियाना, हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिनको सूफ़ी कवि में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान से नवाजा गया है, सम्मान मिला है। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा। जब आप किसी एक को प्रेम करोगे तो आपको सब में, अगर आप सच्चे मन से किसी एक को प्रेम करोगे तो आप सबको समान दृष्टि से देखोगे। आपके मन में द्वेष कलह जो है, ये द्वेष कलह ईर्ष्या, इन सब चीज़ों से आप ऊपर उठ करके तभी आपको आपका लक्ष्य, आपका जो प्रेम है वो प्राप्त होगा। तेरा मेरा के सम्मत झगड़े काफूर हो जाएंगे। अगर जब आप किसी से प्रेम करोगे, वाकई में आप किसी से प्रेम करोगे, ईश्वरीय प्रेम करोगे, प्रेम रखोगे, तो ये आपस का जो झगड़ा है, वैमनस्य, वो अपने आप ही गायब हो जाएगा। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। हालावादी दर्शन एक प्रकार का दर्शन का मतलब होता है एक प्रकार का दृष्टिकोण, हमारी सोच कैसी है, हमारा जो किसी भी विषय को लेके हमारी सोच क्या है, सकारात्मक है, नकारात्मक है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हालावादी दर्शन इनका माना जाता है कि इन्होंने क्या कहा कि अगर आपको कहीं पहुंचना है, तो किसी लक्ष्य तक पहुंचना है, तो उससे प्रेम करिए। अगर आप उस लक्ष्य से प्रेम करेंगे तो अपने आप रास्ते बनते जाएंगे और आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ये उनका हालावादी दर्शन के नाम से जाना जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, मतलब बच्चन जी ने, हरिवंश राय बच्चन जी ने और सारी रचनाएं की हैं, जैसे डायरी, प्रवास की डायरी, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीलकंठ, और भी रचनाएं की, लेकिन उनका 10 द्वार से सोपान तक, लेकिन जो उनका काव्य रूप है वो काव्य रूप समाज में और दुनिया में ज़्यादा सराहा गया है। उनकी कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है। और जो उनकी रचनाएं हैं, उनकी रचनाओं में ईमानदारी, आत्मस्वीकृति, प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। मतलब कि उनकी जो रचनाएं हैं वो ईमानदारी से परिपूर्ण है, मतलब जो जीवन में उन्होंने अनुभव किया, उन्हीं अनुभव को उन्होंने कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया। तो इसमें बनावटीपन का अभाव है, इसमें कुछ भी बनावटी, ऐसा लगता है कि जो जीवन में उन्होंने सहज रूप से अनुभव किया वही उन्होंने शब्दों के रूप में अभिव्यक्त कर दिया। इस प्रकार हम देखेंगे ये जो 2 कड़ी, लास्ट का जो 2 पैराग्राफ, 2 अनुच्छेद है। पहले अनुच्छेद में आत्म परिचय के विषय में जो पहली कविता है, हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित आपके पाठ्यक्रम की जो पहली कविता है आत्म परिचय, उस कविता के विषय में इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन के रूप में दिया गया है, परिचय के रूप में कि क्या इसमें है, इस कविता की विशेषता क्या है इत्यादि पहले पैराग्राफ में दिया है। और दूसरे पैराग्राफ में जो दूसरी कविता है, निशा निमंत्रण से ली गई है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसका जो है वर्णन किया गया है। यहाँ उनकी कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज में व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता है, खट्टा मीठा होता है, जग जीवन में पूरी तरह निरपेक्ष रहना भी संभव नहीं। ये पूरा जो पैराग्राफ है, पूरा पैराग्राफ जो है, पूरा अनुच्छेद जो है
वो पहली कविता आत्मपरिचय से संबंधित है और दूसरा अनुच्छेद है, ये दूसरी अनुच्छेद जो है वो दिन जल्दी जल्दी ढलता है नामक कविता से संबंधित है। जब हम कविता की व्याख्या पढ़ेंगे तब हम इस पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे तो हमको आसानी से समझ में आएगा। तो फिर से हम एक बार देखेंगे कि हमने सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन का जो है जीवन परिचय पढ़ा, उनकी रचनाएं, उनकी कौन कौन सी कृतियां हमने पढ़ा, उनकी क्या साहित्यिक विशेषताओं के तौर पे आप कह सकते हैं कि सरल सहज रूप से उनका जो व्यवहार है, व्यक्तित्व है, पूरी तरह से मस्त मौला है। उन्होंने बड़ी सहज ढंग से अपने हृदय की बात को लोगों के, अपनी अनुभूतियों को लोगों के सामने स्पष्ट किया। इस प्रकार ये इनकी साहित्यिक विशेषताओं के रूप में जाना जाता है। अगर इन शॉर्ट संक्षेप रूप में हम कहें तो हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी इलाहाबाद में हुआ था और मृत्यु 18 जनवरी 2003 मुंबई में हुआ था। ये हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। ये हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि और लेखक के रूप में जाना जाता है, लेकिन इनकी प्रसिद्ध अगर कहा जाए, इनको प्रसिद्धि जो अत्यधिक ख्याति मिली, वो ख्याति उनको कविता के माध्यम से मिली। ये देखिए हरिवंश राय बच्चन जी का चित्र है जिन्हें हमें अपने मानस पटल पर अंकित करना है। कि इनका जो चित्र है, उनके चित्र को हम एक बार देखेंगे। हरिवंश राय बच्चन के पुत्र श्री अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा जगत के प्रसिद्ध सितारे हैं। अमिताभ बच्चन जी से तो कोई ऐसा नहीं होगा जो रूबरू नहीं होगा, जिससे उनका परिचय नहीं होगा, जिनके बारे में आप नहीं परिचय मतलब आप जिनके बारे में आप ना जानते हो। तो ये इनके पिताजी हैं। हरिवंश राय बच्चन जो हैं वो अमिताभ बच्चन के पूज्य पिताजी हैं। इस प्रकार हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा अनेकों कविताएं लिखी गई हैं, लेकिन दो कविता है जिसका संकलन हमने किया है। आप और कविता को यूट्यूब के माध्यम से या फिर गूगल के माध्यम से और कविता का संकलन आप करने का प्रयास, ढूंढने का प्रयास करें। हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध एक रचना है जो भी हमारे लिए एक तरह से प्रेरणा स्रोत का काम करती है, हमें मोटिवेट करने का काम करती है, हमें मार्गदर्शन करती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये कविता की हेडलाइन है जो हमें प्रेरित करती है। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरते जाता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो व्यक्ति प्रयासरत होता है वो व्यक्ति कभी जीवन में हार प्राप्त नहीं करता। इसी को प्रतीकात्मक रूप में आप देख सकते हैं कि एक चींटी जो है वो प्रयास कर रही है, तो उम्मीद है उसको लक्ष्य तक पहुंचने का उम्मीद है। तो उसी उम्मीद के परिप्रेक्ष्य में ये कविता है कि हम अगर कोशिश करते हैं, प्रयासरत रहें, तो ऐसा कोई काम नहीं जो हम नहीं कर सकते। इसी परिप्रेक्ष्य में एक दूसरी कविता है जो ये भी हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनन को देखो। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनन को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। ये कुछ प्रमुख कविताएं थीं जो हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचनाएं थीं। तो इस प्रकार हम लोगों ने हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय पढ़ा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग फिर से इसको एक बार अध्ययन कर सकते हैं। इसका PDF आपको PDF जो है स्कूल द्वारा प्रोवाइड किया जा चुका है।
अगर आपको प्राप्त ना हो तो आप चाहें तो गूगल से भी इसको PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको ध्यान बारीकी से इसका अध्ययन कर सकते हैं। आप गृह कार्य के रूप में कवि का जो है जीवन परिचय पढ़ें तथा उसको अपने शब्दों में, जीवन, जन्म, मृत्यु इत्यादि तो सेम होगा, लेकिन जो कृतियां हैं उनको, कृतियां भी सेम होंगी, लेकिन उनको अपने शब्दों में आप उनको याद करें और याद करके पुनः उसको लिखें। और हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कुछ अन्य कविताएं जो आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो कि निशा निमंत्रण से लिया गई, ये तो आपके पाठ्य पुस्तक में है या आपके सिलेबस में, पाठ्यक्रम में, तो ये तो आपको पढ़ना ही है। लेकिन इसके साथ ही आप अन्य कविताओं का संकलन करें और अपना ज्ञानवर्धन करें। धन्यवाद।